जय हिंद बच्चों, मैं रामनाथ पटले इस यूट्यूब चैनल मासब जी में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कालखंड में हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक सांख्यिकी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी देंगे। विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। आज के इस कालखंड में हम जिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी देने जा रहे हैं, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक के प्रश्न हैं, जो आपकी आगामी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। इकाई 1, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र परिचय। इस अध्याय पर कुल 4 अंकों का अधिभार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। विद्यार्थियों, यह जो ब्लूप्रिंट है, यह वार्षिक परीक्षा के लिए है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला है, जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप उपभोक्ता होते हैं, विक्रेता होते हैं, उत्पादक होते हैं या नियोक्ता होते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर है ए, उपभोक्ता। दूसरा, जब आप वस्तुओं को स्वयं लाभ के लिए बेचते हैं तब आप विक्रेता होते हैं। तीसरा, वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है? उत्पादक करता है। चौथा, जब आप कोई नौकरी करते हैं तब आप कहलाते हैं कर्मचारी। पांचवा, धन प्राप्त करने के लिए की जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। छठवां, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल हैं? असीमित आवश्यकताओं से संबंधित आर्थिक गतिविधियां, यह सही उत्तर है। दूसरा विकल्प है बी, सीमित संसाधनों से संबंधित आर्थिक गतिविधियां। सी, ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही है, इसलिए हम विकल्प सी का चुनाव करेंगे। 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? उपभोग, वितरण, उत्पादन, इनमें से सभी। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है। 8वां प्रश्न, मेरा दोस्त अतुल एक गायक है के 2 क्रियाकलाप नीचे दिए गए हैं। पहला क्रियाकलाप, सुबह गायन के लिए मंच पर एक कार्यक्रम किया तथा फीस के रूप में 10,000 रुपये प्राप्त किए। दूसरा क्रियाकलाप, शाम को हमने उसकी 4 वर्षीय बेटी का जन्मदिन घर पर मनाया और उसके लिए गाना गाया। ऊपर दी सूचनाओं के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए, क्रियाकलाप 1 आर्थिक क्रिया है और 2 गैर आर्थिक क्रिया है। विकल्प बी, क्रियाकलाप 1 गैर आर्थिक क्रिया है और 2 आर्थिक क्रिया है। सी, क्रियाकलाप 1 और 2 दोनों आर्थिक क्रिया हैं और क्रियाकलाप 1 और 2 दोनों गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। विकल्प ए सही है। 9वां प्रश्न, इनमें से कौन सी गैर आर्थिक क्रिया नहीं है? ए, नेक काम के लिए रक्तदान। बी, एक माँ द्वारा किए गए घर के काम, यह भी गैर आर्थिक क्रिया है। सी, पिता द्वारा की गई बच्चों की देखभाल, यह भी गैर आर्थिक क्रिया है। डी, अस्पताल में डॉक्टर द्वारा दी गई सेवाएं आर्थिक क्रिया है। तो यहाँ पर हम सही विकल्प डी का चुनाव करेंगे, यह गैर आर्थिक क्रिया नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10, कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या में प्रतिदिन 10,000 तक की वृद्धि हो रही है। गुणात्मक, मात्रात्मक, उपरोक्त दोनों तथा डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोविड-19 चूंकि एक बीमारी के बारे में बता रहा है, इसलिए यह गुणात्मक आंकड़े भी हैं, और चूंकि यहाँ संख्या बताई जा रही है, इसलिए यह मात्रात्मक आंकड़े भी हैं, अर्थात यहाँ विकल्प सी का हम चुनाव करेंगे, उपरोक्त दोनों। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारी इच्छाएं खालिस्तान होती हैं। उत्तर असीमित। दूसरा, खालिस्तान सभी आर्थिक क्रियाओं की जड़ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संसाधनों का अभाव या आवश्यकताएं। तीसरा, उत्पादकों के पास जो संसाधन होते हैं वह भी खालिस्तान होते हैं, सीमित होते हैं। चौथा, संसाधन खालिस्तान प्रयोग वाले होते हैं, संसाधन वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं। पांचवा, उत्पादन, उपभोग और वितरण खालिस्तान क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं। छठवां, सांख्यिकी नीति निर्माण में खालिस्तान है। तो यहाँ हम लिखेंगे सहायक। प्रश्न क्रमांक 3, सही अथवा गलत बताइए। नंबर 1, उपभोक्ता निश्चित आय और कीमत के आधार पर वस्तुएं खरीदता है, सही। दूसरा, उत्पादक बाजार के लिए उत्पादन करता है, सही है। तीसरा, मजदूरी, ब्याज, लाभ को वितरित करना वितरण है, सही। चौथा, आर्थिक क्रियाएं आम जीवन के कारोबार को प्रभावित करती हैं, सही है। पांचवा, चुनाव की समस्या का अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता है, गलत। छठवां, सांख्यिकी केवल गुणात्मक आंकड़ों से सरोकार रखती है, यह भी गलत है। सातवां, सांख्यिकी के निष्कर्ष औसत रूप में सत्य होते हैं, सही है। आठवां, सांख्यिकी आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायक होती है, यह भी सही है।
प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां बनाइए। कॉलम ए में पहले नंबर पर है आवश्यकताएं। आवश्यकताओं की जोड़ी हम बनाएंगे बी असीमित से। दूसरा, संतुष्टि के साधन, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ए सीमित से। तीसरा, साधनों के प्रयोग वैकल्पिक होते हैं तो इसकी जोड़ी हम डी वैकल्पिक से बनाएंगे। चौथा, चयन की समस्या का जन्म, ये किस कारण होता है? अभाव के कारण, तो ई से जोड़ी बनाएंगे। और पांचवा, आम जीवन के कारण, तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सी आर्थिक क्रिया। तो पांचवा प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, आर्थिक तथ्यों को क्या कहते हैं? उत्तर, आंकड़े या समंक। दूसरा, अर्थशास्त्र में उपायों को किस रूप में जाना है? अर्थशास्त्र में हम उपायों को नीतियों के रूप में जानते हैं। तीसरा, अर्थशास्त्र में अधिकतर आंकड़े कैसे होते हैं? मात्रात्मक होते हैं। चौथा, यहाँ पर ये ऋणात्मक की जगह मात्रात्मक होना चाहिए। मात्रात्मक आंकड़ों के अतिरिक्त अर्थशास्त्र में कैसे आंकड़ों का भी प्रयोग किया जाता है? तो हम यहाँ लिखेंगे गुणात्मक आंकड़ों का। और पांचवा, सांख्यिकी क्या करती है? सांख्यिकी आंकड़ों का संक्षिप्तीकरण करती है तथा आर्थिक नीति निर्माण में सहायक होती है। आइए अब देखते हैं इकाई 2, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुतिकरण। इस इकाई पर कुल 11 अंकों का अधिभार है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4, 2 अंक वाले 2 और 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से खंडित या विविक्त चर है? विकल्प ए ऊंचाई, बी छात्रों की संख्या, सी वजन और डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, विविक्त या खंडित चर किसे कहते हैं? जो एक परिमित उछाल से आगे बढ़ता है, जैसे कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से। तो यहाँ पर छात्रों की संख्या खंडित या विविक्त चर है, क्योंकि छात्रों की एक निश्चित संख्या होगी, 2, 5, 10, 12। इसके बीच की कोई संख्या नहीं हो सकती। मतलब 2 और 5 के बीच 3 और 4 हो सकती है, किंतु 4 और 5 के बीच में कोई और संख्या नहीं हो सकती। यानी 4.5 छात्र नहीं होंगे, 5.5 नहीं होंगे। तो एक परिमित उछाल से ये चर आगे बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें खंडित या विविक्त चर कहते हैं। दूसरा, निम्न श्रृंखला 10, 14, 15, 19, 20, 24 और 25, 29 है। तो यहाँ पर सही उत्तर है समावेशी श्रृंखला, क्योंकि यहाँ वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा दोनों ही शामिल होती है। जैसे 10 से 14 में 10 भी शामिल है और 14 भी शामिल है। तीसरा, वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, जनगणना। चौथा, सारणी के मुख्य अंग हैं शीर्षक, शीर्ष टिप्पणी, सारणी संख्या और डी इनमें सभी। तो यहाँ पर तीनों ही सारणी के अंग हैं, इसलिए इनमें सभी का चुनाव करेंगे। पांचवा, आयत चित्र है। आयत चित्र द्विविमीय होते हैं। छठवां, मध्यका की गणना की जा सकती है। तो यहाँ सही उत्तर है डी, ओजाई वक्र। ओजाई वक्र को तोरण या संचयी बारंबारता वक्र भी कहते हैं। सातवां, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता है। इसका सही उत्तर है NSSO, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आठवां, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण हैं। ए, प्रश्नों की सीमित संख्या, बी, सरलता, सी, प्रश्नों का उचित क्रम, डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर ये सभी प्रश्नावली के गुण हैं, विकल्प डी का चुनाव करेंगे। नौवां, प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सही उत्तर है डी, सर्वेक्षण में। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, समग्र के एक छोटे भाग को खालिस्तान कहते हैं। निदर्श या प्रतिदर्श, इंग्लिश में हम इसे सैंपल कहेंगे। दूसरा, एक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर कहलाता है वर्ग अंतराल। तीसरा, स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण खालिस्तान कहलाता है स्थानिक वर्गीकरण। चौथा, गणनाकार द्वारा एकत्रित आंकड़े खालिस्तान कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े। पांचवा, खालिस्तान विधि द्वारा समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है संगणना। छठवां, खालिस्तान चित्र में सभी मदों को कोणों में बदल देते हैं पाई डायग्राम या वृत्तारेख। प्रश्न क्रमांक 3, सही अथवा गलत बताइए। नंबर 1, नमूने की विश्वसनीयता जांचकर्ता के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। सही। दूसरा, वर्गीकरण सारणीयन का प्रथम चरण है। सही। तीसरा, खंडित श्रृंखला में आंकड़ों को भिन्नों में व्यक्त किया जाता है। असत्य। चौथा, NSSO की स्थापना सन 1950 में हुई। सत्य है। पांचवा, हिस्टोग्राम केवल समान वर्ग अंतराल के लिए खींचा जाता है। सही है, हिस्टोग्राम को आयत चित्र भी कहते हैं। पांचवा, दंडों के मध्य असमान अंतर रहता है। ये गलत है। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए में पहले है अच्छा न्यादर्श आधारित होता है। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे सी, देव निदर्शन से। दूसरा, चरों के मूल्य, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे डी, प्रेक्षण से।
तीसरा प्रकाशित स्रोत यानी द्वितीयक आंकड़े, एफ से जोड़ी बनेगी। चौथा आज़ादी के पश्चात प्रथम जनगणना कब हुई? सन 1951 में, ई से जोड़ी बनाएंगे। पांचवा रेखा चित्र या लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ए खंडित श्रेणी। छठवां बहुलक, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे बी आवृत्ति आयत चित्र से। प्रश्न पांचवा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। नंबर 1, आयत चित्र की सहायता से केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप निकाली जा सकती है? उत्तर है बहुलक। दूसरा, एक वृत्तीय चित्र में कुल कितने अंश होते हैं? उत्तर है 360 अंश। तीसरा, सारणी में खातों के शीर्षक को क्या कहा जाता है? स्तंभ शीर्षक या उपशीर्षक। चौथा, किसी सारणी के कोई दो प्रमुख घटक लिखिए। तो सारणी के घटक, सारणी संख्या, स्रोत, शीर्षक, इकाई, ये सब सारणी के घटक हैं। आप कोई दो घटक लिखें। पांचवा, CSO का पूर्ण रूप क्या है? CSO का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। छठवा, सविचार निदर्शन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे इसे अयादृच्छिक प्रतिचयन भी कहते हैं, और इसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने निर्णय, उद्देश्य, सुविधा तथा कोटा के आधार पर प्रतिदर्श का चुनाव किया जाता है। अब आगे चलते हैं। इकाई 3, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इस इकाई पर 10 अंकों का अधिभार है, जिसमें 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। 2 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न इस इकाई से आएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला है, समांतर माध्य से मदों के विचलन का योग सदैव बराबर होता है। यहाँ पर सही उत्तर है बी, 0 के। दूसरा, शतमक वितरण को बांटता है कितने भागों में? डी, 100 बराबर भागों में। तीसरा, यदि एक विनिर्माता यह जानना चाहता है कि बाजार में किस रंग के कपड़े की मांग अधिक है, तो इस हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी, बहुलक। चौथा, मध्यिका सदैव होती है, इसका सही उत्तर है ए, समांतर माध्य तथा बहुलक के बीच में। पांचवा, एक अच्छे औसत के गुण हैं। विकल्प ए सरलता, बी स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, सी निरपेक्ष संख्या। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी, इनमें सभी। छठवा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप सबसे अधिक प्रयोग होता है। तो कौन सी माप सबसे ज्यादा प्रयोग होती है? बी, समांतर माध्य। सातवां, दिए गए चर मूल्यों का औसत कहा जाता है। चर मूल्यों का औसत कहा जाता है माध्य को, यानी विकल्प बी सही है। आठवां, कौन सा माध्य चरम मूल्यों से प्रभावित होता है? तो यहाँ सही उत्तर है सी, समांतर माध्य। नौवां, मध्यिका तथा समांतर माध्य का मान ज्ञात होने पर बहुलक का परिकलन निम्न सूत्र द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर है डी, Z बराबर 3 मध्यिका ऋण 2 समांतर माध्य। प्रश्न क्रमांक 10, 2, 4, 7, 8 और 9 का अंक गणितीय माध्य होगा। अंक गणितीय माध्य यानी समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम इन समस्त पदों को जोड़ लेंगे। सिग्मा x बटे n, 2 धन 4 धन 7 धन 8 धन 9, यानी सबका योग किया तो 30 आ गया। और n कितने हैं? यहाँ 5 हैं, 5 का भाग कर दिया 30 में, तो 5 छक्के 30, यानी सही उत्तर है बी, 6। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नंबर 1, कल्पित माध्य को खालिस्तान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर कैपिटल ए लिखेंगे। दूसरा, मध्यिका की गणना के लिए मानों को खालिस्तान में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे हम आरोही या अवरोही क्रम में। तीसरा, इन संख्याओं की मध्यिका है, संख्याएं हैं 4, 6, 7, 10 और 12। तो यहाँ पर आप देखें कि ये बढ़ते क्रम में है, यानी आरोही क्रम में है। और आरोही क्रम में लिखने के बाद में जो बीच वाला है यानी 7, ये इस श्रेणी की मध्यिका होगी। चौथा, खालिस्तान केंद्रीय प्रवृत्ति की सरलतम एवं सामान्य माप है। तो खालिस्तान में हम लिखेंगे समांतर माध्य। पांचवा, यदि माध्य 12 है तथा बहुलक 15 है तो मध्यिका का मान खालिस्तान होगा। हम यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, Z बराबर 3m-2a। यहाँ पर 3m मतलब m मध्यिका के लिए है और 2a अर्थात ये समांतर माध्य के लिए है। इसके लिए हम बार x भी प्रयोग करते हैं। Z यहाँ दिया हुआ है बहुलक, इसके स्थान पर 15 लिखा। m ज्ञात करना है और समांतर माध्य दिया हुआ है 12। तो 12 का गुणा 2 से करना या 24, 15 इज इक्वल टू 3m-24। फिर आप इसका पक्षांतर कर दें। ऋण 24 को आप इधर बाएं पक्ष में ले आए तो ये धन 24 हो जाएगा। 15 और 24 को प्लस कर दिए तो ये हो गया 39 इज इक्वल टू 3m। तो m इज इक्वल टू 39/3, 13। तो यहाँ पर मध्यिका का मान है 13।
छठवां प्रश्न, गुणात्मक माप के लिए सबसे उपयुक्त औसत खालिस्तान है? तो उत्तर है मध्यिका। सातवां, Q1 खालिस्तान चतुर्थक को प्रदर्शित करता है, तो यहां हम लिखेंगे निम्न चतुर्थक या प्रथम चतुर्थक। आठवां, समांतर माध्य से मूल्यों के किसी समुच्चय के विचलन का बीजगणितीय योग सदैव खालिस्तान होता है, यहां हम लिखेंगे 0। नौवां, यदि 5, 8, x, 12 और 15 का समांतर माध्य 10 है तो x का मूल्य खालिस्तान होगा। x के मूल्य की गणना आप यहाँ पर देखें, हमें सभी पदों का योग करना है, तो हमने 5, 8, 12 और 15 का योग किया। 5, 8, 13 और 12, 25 और 15, 40 और x यानी 40 धन x बटे कुल 5 पद हैं, तो बटे 5 बराबर समांतर माध्य कितना है? 10। यहाँ पर 5 का पक्षांतर कर देंगे, 40 धन x बराबर 5 गुणा 10। ये 5 10 के साथ गुणा में आ गया, तो यहाँ हो गया 5 और 10 का गुणा होकर 50, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये -40 हो जाएगा। और x बराबर 50 ऋण 40 यानी x बराबर 10। तो इस तरह से यहाँ x का मूल्य होगा 10। 10वां प्रश्न है, 10, 15, 13, 12, 15, 9, 10, 15, 20, 15 ये जो समंक श्रेणी है, इनके आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक अर्थात वह पद जो सबसे अधिक बार आता है। यहाँ पर 15 है, 4 बार आया है, इसलिए इन आंकड़ों का बहुलक होगा 15। अगला प्रश्न है, सही अथवा गलत बताइए। नंबर 1, अंकगणितीय माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला माप है, सत्य। दूसरा, द्वितीयक चतुर्थक Q2 को मध्यका कहते हैं, सत्य। तीसरा, विचलन सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य हो सकता है, सत्य है। चौथा, मध्यका की गणना करने के लिए संचयी आवृत्ति निकालना आवश्यक नहीं है, असत्य। अंकगणितीय माध्य एक स्थितीय मान है, तो ये असत्य है। छठवां, मध्यका अत्यधिक प्रेक्षणों से अनावश्यक रूप में प्रभावित होता है, असत्य। सातवां, बहुलक को दर्शाया जाता है, सत्य। आठवां, Q3 को सतत श्रेणी में 3 गुणा n बटे 4 द्वारा निकाला जाता है, यानी ये तृतीय चतुर्थक है, सत्य है। नौवां, सरल अंकगणितीय माध्य श्रृंखला के सभी मदों को समान महत्व नहीं दे सकता है, असत्य। 10वां, n धन 1/100 शतमक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है, सत्य। प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए में पहले नंबर पर है मध्यका। मध्यका की जोड़ी हम बनाएंगे C से। यहाँ पर यह सूत्र दिया हुआ है मध्यका का, L1 धन n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। दूसरा, समांतर माध्य। समांतर माध्य की गणना का सूत्र है A सिग्मा FM बटे सिग्मा F। तीसरा, बहुलक। बहुलक की जोड़ी हम बनाएंगे B से, यहाँ इसका सूत्र दिया हुआ है। चौथा, उच्चतम आवृत्ति जोड़ी हम बनाएंगे बहुलक से। उच्चतम आवृत्ति वाले पद को ही बहुलक कहते हैं। पांचवा, भारित समांतर माध्य, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे D सिग्मा WX बटे सिग्मा W। सातवां, स्थैतिक मान। स्थैतिक मान मध्यका को कहते हैं, की जोड़ी बनेगी F मध्यका से। पांचवा प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे समंक श्रेणी में ऐसी संख्या जो संपूर्ण समंकों का प्रतिनिधित्व करती है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। दूसरा, समांतर माध्य को परिभाषित कीजिए। तो हम लिखेंगे समंक श्रेणी के समस्त पदमूल्यों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर समांतर माध्य प्राप्त होता है। इसका सूत्र भी लिख सकते हैं, 12x बराबर सिग्मा x बटे n। तीसरा, 6, 7, 9, 11 तथा 12 का समांतर माध्य होगा, इसकी हम गणना करेंगे तो समांतर माध्य आता है 9। चौथा, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र है 12x बराबर सिग्मा x बटे n। पांचवा, गुणात्मक आंकड़ों का वर्णन करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की कौन सी माप उपयोग में ली जाती है? तो गुणात्मक आंकड़ों का वर्णन करने के लिए मध्यका का प्रयोग होता है। छठवां, व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका की गणना का सूत्र लिखिए। तो मध्यका की गणना के लिए m बराबर n धन 1/2वां पद। सातवां, मध्यका का एक लाभ बताइए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, यह स्पष्ट होता है, सरल होता है, चरम मूल्यों के प्रभाव से मुक्त होता है। आठवां, भूइष्टक यानी बहुलक को परिभाषित कीजिए। तो बहुलक अर्थात समंक श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाला पद बहुलक होता है या भूइष्टक होता है। नौवां, यदि माध्य तथा मध्यका का मूल्य 20 तथा 24 है तब बहुलक का मूल्य ज्ञात कीजिए। पर माध्य तथा मध्यका दिया हुआ है, बहुलक ज्ञात करना है तो सूत्र का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं z बराबर 3m - 2a। तो यहाँ
3 का मध्य से गुणा, मध्य का मूल्य है 24 और माध्य का मूल्य है 20। तो z बराबर 24 का 3 से गुणा हुआ तो ये 72 आ गया और 2 का 20 से गुणा हुआ तो 40। तो z बराबर 72 ऋण 40 यानी 32। ये उत्तर हो गया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक सांख्यिकी में अर्थशास्त्र के अध्याय 1, 2 एवं 3 पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी आपको दी। यह जानकारी आपकी आगामी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसकी अच्छी तैयारी करें। साथ ही पुनः आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे भी हम इसी तरह आपको परीक्षा उपयोगी जानकारी देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।